हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य जो बीएड का एक पेपर है उसके 3 इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्नों को, इसकी रिक्वेस्ट भी मुझे आ रही थी। तो यहाँ पर हम इस 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और एक रिक्वेस्ट भी करेंगे कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाकी अगर आपको इसका PDF चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो फिलहाल शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो। तो यहाँ पे जो मैंने कहा कि 3 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, तो वो 3 प्रश्न क्या है वो मैं बता देती हूँ। तो बौद्ध शिक्षा की पाठचर्या का वर्णन कीजिए। MGKVP की बात करें तो ये MGKVP के 2020 के पेपर में पूछा था लघु उत्तरीय प्रश्न में। दूसरा है मूल्य शिक्षा को परिभाषित कीजिए, तो ये MGKVP के 2017 और 2020 के पेपर में पूछा है। तीसरा प्रश्न रखा है मैंने, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, इस कथन की व्याख्या कीजिए, और ये MGKVP के 2017 और 2020 के पेपर में पूछा है। तो ये आज हम इस वीडियो में 3 इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। तो आप में से ही किसी की रिक्वेस्ट आई थी, और इसके अलावा जो अलग यूनिवर्सिटी में लोग हैं, क्योंकि सबकी अलग अलग हो सकता है कि ये पेपर हर जगह अलग अलग सेमेस्टर में हो, तो आप लोग अपना सेमेस्टर में सब्जेक्ट चेक कर लीजिए। अगर आपका ये पेपर है तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। तो अब हम चलिए एक एक क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और उसके आंसर को देखते हैं। बाकी जैसा भी आपको लगेगा, अगर आपको पसंद आएगी तो आप जो है कमेंट करके बता भी सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट रहेगा तब भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो फिलहाल हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा की पाठचर्या का वर्णन कीजिए। तो आप उत्तर में हेडिंग डालेंगे बौद्ध शिक्षा की पाठचर्या। तो ये लघु उत्तरीय प्रश्नों के अंतर्गत इस तीनों क्वेश्चन को पूछा है, तो हम उसी हिसाब से जो है आंसर भी देंगे। तो यहाँ पे हम पहले बताएंगे बौद्ध शिक्षा प्रणाली में जो भी चीज़ें चल रही हैं। तो लिखेंगे कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक, उच्च व भिक्षु सभी प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था बौद्ध मठों एवं विहारों में होती थी। क्योंकि बौद्ध शिक्षा की पाठचर्या की बात हो रही है, तो बौद्ध शिक्षा जो प्रणाली थी उसमें जो है किस किस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था थी और कहाँ पे थी, तो वो चीज़ यहाँ पे बताया गया कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली में आपको प्राथमिक, आपको उच्च और भिक्षु सभी प्रकार की जो शिक्षा की व्यवस्था थी वो देखने को मिलती थी। साथ ही उसमें बौद्ध मठ और विहार होते थे, जिनमें कि इस तरह की जो भी ये जो अभी मैंने बताया कि शिक्षा की व्यवस्था जो होती थी ये इन्हीं जगहों पे होती थी, यानी बौद्ध मठों और विहारों में ये व्यवस्था, इनकी शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध होती थी। आगे इसी में लिखेंगे कि बौद्ध शिक्षा की पाठचर्या को हम 2 आधार पर समझ सकते हैं। क्योंकि जब शिक्षा की व्यवस्था हो रही है, चाहे वो प्राथमिक हो, उच्च हो, भिक्षु हो, सभी प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था हमें बौद्ध शिक्षा प्रणाली में देखने को मिलती थी। तो उसकी जो पाठचर्या है वो हम किस तरह से उसको देखते हैं, तो पाठचर्या को जो है हम 2 आधारों पर समझ सकते हैं कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली के अंदर का जो पाठचर्या है वो उसको हम 2 आधार पर बांट सकते हैं, या 2 आधारों पर हम उसे समझ सकते हैं। पहला आधार है उसके स्तरों, यानी प्राथमिक, उच्च और भिक्षु के आधार पर। दूसरा उसकी प्रकृति, यानी लौकिक एवं धार्मिक के आधार पर। ये जो पाठ्यक्रम होगा वो आपके जो शिक्षा के स्तर हैं उसके आधार पे है कि प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम है, उच्च स्तर का पाठ्यक्रम है, या भिक्षु शिक्षा के जो है उसके लिए पाठ्यक्रम है। तो ये उसके स्तर के आधार पे हम पाठ्यक्रम को डिवाइड कर सकते हैं, पाठचर्या को डिवाइड कर सकते हैं। या हम उसकी प्रकृति, यानी जो पाठचर्या है वो क्या है, लौकिक है कि धार्मिक है, उस आधार पे भी हम उसको डिवाइड करते हैं। क्योंकि हमें पाठचर्या के बारे में ही बताना है, तो हम जो है अब सभी अलग अलग जो स्तर की पाठचर्या है उसके बारे में भी देखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे पहला प्राथमिक स्तर की पाठचर्या। तो प्राथमिक स्तर की पाठचर्या में आप लिखेंगे कि इस प्रणाली में प्राथमिक शिक्षा की अवधि 6 वर्ष थी। इस स्तर पर सर्वप्रथम पाली भाषा के 49 यानी 49 अक्षरों का ज्ञान कराया जाता था। उसके पश्चात भाषा का लिखना पढ़ना सिखाया जाता था। इस स्तर पर बौद्ध धर्म की सामान्य शिक्षाओं का ज्ञान भी कराया जाता था। क्योंकि प्राथमिक स्तर की पाठचर्या की बात करें तो देखिए, प्राथमिक स्तर आपको भी पता है कि एक आधार होता है, एक बेस होता है, यानी बच्चा उसी में पढ़ना लिखना सब कुछ सीखता है। तो ये जो प्राथमिक स्तर था इसकी जो अवधि थी, यानी जो प्राथमिक शिक्षा का स्तर था इसकी अवधि कितने वर्ष की थी, 6 वर्ष की थी आपकी बौद्ध शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत। और इस स्तर में, यानी जो प्राथमिक स्तर था उसमें क्या होता था कि सबसे पहले बच्चों को पाली भाषा में 49 अक्षरों का ज्ञान कराते थे, और उसके बाद बच्चों को लिखना पढ़ना ये सिखाया जाता है प्राथमिक स्तर में।
तो ये चीज़ें आपको बौद्ध शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत देखने को मिलती थी। यानी जो प्राथमिक स्तर की जो पाठचर्या थी उसमें ये चीज़ें थी कि 49 अक्षरों का जो है बच्चों को ज्ञान कराया जाता था पाली भाषा में, और फिर उसके बाद उन्हें लिखना और पढ़ना सिखाया जाता था। और साथ ही साथ जो बौद्ध धर्म की सामान्य शिक्षाएँ हैं वो उसका भी ज्ञान जो है इसी स्तर में शुरू कर दिया जाता था। तो इसकी पाठचर्या कुछ इस तरह से थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि उच्च स्तर की पाठचर्या कैसी थी। तो उच्च स्तर की पाठचर्या हम लिखेंगे कि इस स्तर में उच्च स्तर की शिक्षा की अवधि सामान्यतः 8 वर्ष थी। इस अवधि में सर्वप्रथम व्याकरण, धर्म, ज्योतिष, आयुर्विज्ञान और दर्शन का सामान्य ज्ञान कराया जाता था। उसके बाद विशिष्ट शिक्षा शुरू की जाती थी। यानी अब अगर हम उच्च स्तर की पाठचर्या की बात करें तो इसमें जो पाठचर्या होती थी उच्च स्तर में, उसमें क्या होता था कि इसमें उच्च स्तर की जो शिक्षा की अवधि थी पहले तो ये 8 वर्ष की थी, और इसमें क्या होता था कि जो व्याकरण होते थे या फिर आयुर्विज्ञान होता था, जो ज्योतिष शास्त्र हम कहते हैं, तो ज्योतिष का ज्ञान, धर्म का ज्ञान और दर्शन का ज्ञान, इन सब का ज्ञान जो है उच्च स्तर में हमें कराया जाता था बौद्ध शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत। और इसमें होता था कि इसी के बाद ही हम जो है विशिष्ट शिक्षा की शुरुआत करते थे, यानी उसको हम शुरू करते थे। क्योंकि हमें जब किसी चीज़ का, जैसे हमने पहले पढ़ना लिखना वगैरह सीख लिया तो ये प्राथमिक स्तर में सीख लिया, जब हम उच्च स्तर में आ गए तो हमें पढ़ना लिखना जब सब कुछ आ चुका है तो हम व्याकरण को सीखेंगे, जानेंगे, धर्म को सीखेंगे, ज्योतिष को सीखेंगे, आयुर्विज्ञान को सीखेंगे, दर्शन को सीखेंगे। तो जब हमें इन सब चीज़ों का ज्ञान हो जाएगा तभी तो हम आगे विशिष्ट शिक्षा में जाएंगे। तो उसके बाद ही जो है, यानी इन सब का जब हम ज्ञान कर लेते थे उसके बाद हम विशिष्ट शिक्षा हम शुरू कर पाते थे। तो यही चीज़ यहाँ पर बताया गया है। तीसरा हमारा आता है भिक्षु शिक्षा की पाठचर्या। तो भिक्षु शिक्षा की अवधि सामान्यतः 8 वर्ष की थी, परंतु जो भिक्षु बौद्ध धर्म दर्शन का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे वे अपना अध्ययन आगे भी जारी रख सकते थे। यूँ तो इन्हें केवल बौद्ध धर्म एवं दर्शन का ही ज्ञान कराया जाता था, परंतु धर्म के तुलनात्मक अध्ययन हेतु वैदिक धर्म का भी ज्ञान कराया जाता था। तो अब भिक्षु शिक्षा की पाठचर्या को समझिए। देखिए, इसका जो ड्यूरेशन था, यानी जो अवधि थी, यानी भिक्षु शिक्षा की जो अवधि थी वो 8 वर्ष थी। लेकिन अगर कोई भिक्षु अगर बौद्ध धर्म दर्शन का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, यानी केवल 8 वर्ष तो लिमिट था, मतलब मिनिमम जो है वो 8 वर्ष था कि समानता 8 वर्ष लोग भिक्षु शिक्षा ग्रहण करते हैं। लेकिन अगर यानी बच्चों का उस टाइम अगर ये इच्छा थी कि वो बौद्ध धर्म दर्शन का ज्ञान करना चाहते हैं तो वो इस चीज़ को आगे भी जारी रख सकते थे। मतलब 8 से 10 साल भी कर सकते थे, 8 से 9 साल भी कर सकते हैं, 11 साल भी कर सकते थे, वो उनके ऊपर था। यानी अगर वो चाहें तो उस चीज़ को आगे भी जारी रख सकते थे। और ये जो होते थे, यानी जो ये भिक्षु होते थे, इन्हें जो है केवल बौद्ध धर्म और दर्शन का ही ज्ञान कराया जाता था, बाकी किसी चीज़ का नहीं। और एक चीज़ और यहाँ पर था कि ये लोग जो है कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म और दर्शन से काफ़ी जुड़े हुए थे, तो उसके तुलनात्मक अध्ययन के लिए कि वो कितना बेहतर है, कहाँ पर क्या अलग है, कहाँ पर क्या कमियाँ हैं, कहाँ पर क्या बड़ी मतलब अच्छाइयाँ हैं, इसके तुलनात्मक अध्ययन के लिए उन्हें बौद्ध धर्म और दर्शन के साथ साथ उन्हें वैदिक धर्म का भी ज्ञान कराया जाता था, ताकि वो चीज़ों को बारीकी से समझ पाएँ, वैदिक धर्म की चीज़ों को भी और बौद्ध धर्म की चीज़ों को भी। इसलिए उन्हें तुलनात्मक अध्ययन के लिए, बौद्ध धर्म के तुलनात्मक अध्ययन के लिए उन्हें वैदिक धर्म का भी जो है ज्ञान कराया जाता था। ओके, तो ये आपने देख लिया प्राथमिक स्तर की पाठचर्या, उच्च स्तर की पाठचर्या और भिक्षु शिक्षा की पाठचर्या। अब हम आते हैं बी, जो हमारा था कि उसके लौकिक और धार्मिक वाले पे। तो अब हम लौकिक पाठचर्या के बारे में देखते हैं। तो इसके अंतर्गत पठन, लेखन, गणित, कला कौशल और व्यावसायिक शिक्षा दी जाती थी। यानी लौकिक का मतलब जो आप मतलब भौतिक पाठचर्या आप इसको समझ सकते हो, यानी जो भौतिक चीज़ों से हम जुड़े होते हैं, जिसमें पठन आ गया, लेखन आ गया, कला कौशल आ गया, गणित आ गया, व्यावसायिक शिक्षा जो है यानी व्यवसाय करने की शिक्षा, ये सब जो है लौकिक पाठचर्या के अंतर्गत आती है। तो ये इसमें यही लिखेंगे कि इसके अंतर्गत जो है पढ़ना लिखना, मतलब गणितीय चीज़ों को करना, कला कौशल को विकसित करना और व्यवसाय के लिए शिक्षा जो है इसके अंतर्गत, यानी लौकिक पाठचर्या के अंतर्गत इन सब चीज़ों की शिक्षा जो है दी जाती थी। और दूसरा है इसी में धार्मिक पाठचर्या। तो इसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं, सामान्य छात्रों की और दूसरा भिक्षुओं की। तो सामान्य छात्रों के लिए बौद्ध, जैन और वैदिक धर्मों के अध्ययन की सुविधा उपलब्ध थी। भिक्षुओं की धार्मिक शिक्षा थोड़ी विस्तृत थी। उन्हें बौद्ध साहित्य, त्रिपिटक, सुवंत, विनय और धम्म का विशेष अध्ययन करना होता था, क्योंकि
अगर सामान्य छात्र हैं तो वो केवल बौद्ध और जैन और वैदिक धर्म इन सब की जो है इन्हीं मतलब केवल वो इन्हीं सब का अध्ययन करते थे, डिटेल में नहीं जाते थे, बहुत ज़्यादा डिटेल में उन्हें नहीं दिया जाता था शिक्षा। लेकिन अगर आप भिक्षु हैं, क्योंकि आपको केवल जो है बौद्ध धर्म वैदिक धर्म इन्हीं की शिक्षा से मतलब था, तो उसमें क्या होता था कि इनको जो धार्मिक शिक्षा दी जाती थी वो कैसी होती थी, वो थोड़ी विस्तृत होती यानी विस्तार पूर्वक थी, क्योंकि इन्हें केवल उसी चीज़ की शिक्षा से मतलब था। तो इन्हें जो है बौद्ध साहित्य की त्रिपिटक जो हो गई, सुवंत हो गई, विनय और धम्म जो ये सारी चीज़ें थी, इन सब के मतलब ये सब जो विशेष अध्ययन है इनका भी उन्हें जो है ज्ञान कराया जाता था, इन सब चीज़ों का भी उन्हें अध्ययन कराया जाता था। तो ये आपने देख लिया कि बौद्ध शिक्षा जो प्रणाली थी उसके अंतर्गत जो पाठचर्या थी वो किस तरह से थी। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपने तीनों देख लिया, ए और बी में ए आपका स्तर के आधार पे था, दूसरा आपने देखा आपका लौकिक और धार्मिक। लौकिक का मतलब जो आपके भौतिक जीवन से संबंधित चीज़ें हैं उसका ज्ञान, और धार्मिक जो आपके धर्म से संबंधित चीज़ें हैं उसका ज्ञान। तो इस तरह से आपने पूरी पाठचर्या को देखा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है मूल्य शिक्षा यानी वैल्यू एजुकेशन को परिभाषित कीजिए। तो हम उत्तर में डालेंगे मूल्य शिक्षा, तो हमें मूल्य शिक्षा के बारे में बताना है। तो अगर ये शॉर्ट में भी पूछेगा तो आप कितना ही बताएंगे। तो मूल्य शिक्षा अगर आप बताएं तो साथ में उसका उद्देश्य भी बताइएगा, ठीक है। तो चलिए, तो मूल्य शिक्षा हम देखेंगे और साथ में उसके उद्देश्य को भी देखेंगे। तो अगर आपका ये क्वेश्चन भी आता है कि मूल्य शिक्षा के उद्देश्य क्या है, तब भी आप इसी वीडियो में इस चीज़ को देख लेंगे। तो मूल्य शिक्षा में आप लिखेंगे कि मूल्य शिक्षा का अर्थ विद्यार्थियों में मानवता, देश प्रेम तथा दूसरों के लिए कल्याण इत्यादि अनेक अच्छी भावनाओं का संचार करना है। मूल्य शिक्षा हमारे अंदर नैतिक मूल्यों का विकास करती है। ये ज्ञानार्जन के साथ साथ हमारे व्यक्तित्व में भी विकास करती है। तो देखिए पहले इन दोनों लाइनों का मतलब समझते हैं। तो मूल्य का मतलब क्या, जैसे जो अच्छी भावनाएं हैं वो उसकी शिक्षा, जैसे मानवता की शिक्षा, देश प्रेम की शिक्षा, एकजुटता की शिक्षा, नैतिक जो हम शिक्षा देते हैं तो वो सभी मूल्यों के अंतर्गत ही काउंट होते हैं। तो मूल्य शिक्षा का अर्थ यही है कि विद्यार्थियों में क्या हो, मानवता, देश प्रेम, दूसरों के लिए कल्याण यानी दूसरों के लिए सहानुभूति, ये जो सहानुभूति हो गई, मानवता हो गया, देश प्रेम हो गया, अच्छा आचरण हो गया, ये सभी क्या है हमारे मूल्य शिक्षा के अंतर्गत आता है। कि ये जो सारी चीज़ें हैं इत्यादि जो अनेक अच्छी भावनाएं हैं उसका संचार करना ही मूल्य शिक्षा है, क्योंकि ये सभी क्या है, मूल्य है, ठीक है। तो जब हम मूल्य शिक्षा का बात करते हैं, शिक्षा उसमें जुड़ गई, यानी अब हम इसका जो है संचार करें, इन सारी अच्छी भावनाओं का दूसरों के अंदर संचार करें ताकि दूसरे लोग भी इस चीज़ को जाने, सीखें, दूसरे भी इस चीज़ को अपनाएं। ओके, तो यहाँ पर यही है कि मूल्य शिक्षा हमारे अंदर नैतिक मूल्यों का विकास करती है, यानी हमारे अंदर अच्छी चीज़ों का विकास करती है, नैतिक कर्तव्यों का हमें आभास कराती है, नैतिक मूल्यों का हमारे विकास करती है। और जैसे हम नैतिक मूल्य में क्या कहते हैं कि आपका नैतिक मूल्य है ना, बड़ों का आदर करो, सम्मान करो, छोटों को प्यार करो, मानवता रखो, देश के लिए प्रेम रखो, सहानुभूति की भावना रखो। तो ये सभी जो हमारे अंदर नैतिक मूल्य होते हैं, ये क्या करती है, मूल्य शिक्षा हमारे अंदर नैतिक मूल्यों का जो है विकास करती है। ये ज्ञानार्जन के साथ साथ हमारे व्यक्तित्व में भी विकास करती है, यानी हमें ये ज्ञान तो देती है, मूल्य शिक्षा से हम ज्ञान तो अर्जन करते ही हैं, यानी हमको नई नई चीज़ें जानने को मिलती है, हमारा ज्ञान बढ़ता है। तो ज्ञान अर्जन तो हमारे अंदर करती ही है, साथ ही साथ हमारे व्यक्तित्व में भी विकास करती हैं। क्योंकि जब आप अच्छी अच्छी भावनाओं का आपके अंदर संचार होगा, आपके अंदर अच्छी अच्छी चीज़ें डेवलप होंगी, तो उससे आपका जो पर्सनालिटी, जो आपका व्यक्तित्व है ना, उसमें भी आप देखेंगे कि आपके अंदर बहुत निखार आया है, आपने बहुत विकास किया है। तो ये भी आपको चीज़ें मूल्य शिक्षा के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। अब हम आगे इसी को थोड़ा सा और बताएंगे कि अर्थात मूल्य शिक्षा व्यक्तियों के व्यक्तित्व विकास पर जोर देती है ताकि उनका भविष्य संवर सके और कठिन परिस्थितियों से आसानी से निपटा जा सके। यानी जैसे अभी मैंने कहा ना कि हमारे व्यक्तित्व में विकास करती हैं, तो वही बताया गया है कि मूल्य शिक्षा क्या करती है कि व्यक्ति के जो व्यक्तित्व है उसके विकास पर वो जोर देती है कि व्यक्तियों के अंदर अच्छी चीज़ें डेवलप हो, यानी उनके व्यक्तित्व का विकास हो, इस चीज़
पर है मूल्य शिक्षा जो है वो जोर देती है। ये क्यों जोर देती है, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब व्यक्ति के व्यक्तित्व में अच्छा चीज़ डेवलप होगा, उनमें विकास होगा, उसके व्यक्तित्व का विकास होगा, तो उससे उसका भविष्य भी संवरेगा और साथ ही साथ कठिन परिस्थितियों में वो अपने आप को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएगा और बहुत आसानी से कठिन परिस्थितियों से वो निपट भी सकेगा। क्योंकि जब आपके अंतर्गत अच्छी चीज़ें होंगी, अच्छी भावनाएं होंगी, तो आपके अंदर गुस्सा, क्रोध, ये सारी जो चीज़ें हैं, निगेटिव चीज़ें हैं, ये आपके अंदर से दूर होंगी। जब आप अच्छी चीज़ों को अपनाएंगे तो ये नेगेटिव चीज़ें दूर होंगी बहुत जल्दी, जैसे गुस्सा हो जाना, अग्रेशन हो जाना, किसी को कुछ बोल देना उल्टा सीधा, तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। प्रेशर ले लेना, तनाव ले लेना, तो ये सारी चीज़ें जब दूर होती हैं, जब मूल्य शिक्षा आपके अंतर्गत आती है, तो उससे ये फ़र्क पड़ता है कि जब आपका व्यक्तित्व अच्छा होता है, आपके अंदर काम मतलब एक काम आ जाता है, आप बहुत शांत रहने लगते हैं, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल करना सीख जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया है कि इससे तो व्यक्ति का जो है भविष्य भी संवरता है, साथ ही साथ वो कठिन परिस्थितियों को बहुत आसानी से निपटा भी सकता है, यानी बहुत अच्छे से उस चीज़ को हैंडल कर सकता है। आगे यहाँ पे लिखा गया है कि मूल्य शिक्षा द्वारा मानव संस्कारित एवं योग्य बनता है। यानी मूल्य शिक्षा से मानव जो है संस्कारित मतलब संस्कारपूर्ण बनता है, यानी उसके अंदर अच्छे अच्छे संस्कार डेवलप होते हैं और साथ ही वो योग्य व्यक्ति बनता है। यानी जब आप अच्छी चीज़ों को ग्रहण करते तो कहते हैं ना कि आपका लड़का बहुत योग्य है, मतलब उस काफ़ी अच्छा है, उसके अंदर अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी क्वालिटी है, अच्छी विशेषताएं हैं, योग्यता है। तो इसीलिए कहा गया है कि मूल्य शिक्षा क्या करती है, मूल्य शिक्षा व्यक्ति को क्या बनाती है, संस्कारित भी बनाती है, मतलब संस्कारपूर्ण बनाती है, साथ ही साथ उन्हें योग्य भी बनाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मूल्य शिक्षा का तात्पर्य उस शिक्षा से है जिसमें नैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक मूल्य समाहित होते हैं। यानी मूल्य शिक्षा क्या है, वो शिक्षा जिसमें कि सभी तरह की, चाहे वो नैतिक मूल्य हो, सामाजिक मूल्य हो, सांस्कृतिक मूल्य हो, आध्यात्मिक मूल्य हो, यानी सभी मूल्य क्या हो उसमें समाहित हो। मूल्य शिक्षा में हम हर तरह के मूल्यों को व्यक्ति के अंतर्गत ट्रांसफ़र करते हैं, स्थानांतरित करते हैं, चाहे वो अध्यात्म से रिलेटेड मूल्य हो, संस्कृति से रिलेटेड मूल्य हो, आपके सामाजिक संबंधी मूल्य हो, आपके नैतिक मूल्य हो, तो सभी तरह के मूल्यों का जो है उसमें जो है आप कह सकते हैं कि एक सभी जो मूल्य होते हैं वो समाहित होते हैं आपके मूल्य शिक्षा के अंतर्गत। तो अब हम मूल्य शिक्षा के उद्देश्य भी देख लेते हैं। तो मूल्य शिक्षा के उद्देश्य में लिखेंगे कि मूल्य शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला, छात्रों में अनैतिकता की परख करने की क्षमता का विकास करना। यानी मूल्य शिक्षा जब आप व्यक्ति को देंगे ना, तो वो ये समझ जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या नैतिक है और क्या अनैतिक है। तो वही चीज़ है कि अनैतिकता की परख करने की क्षमता उसमें आ जाती है। वो ये जान जाता है कि जो वो काम कर रहा है, जैसे अगर वो चोरी करने की सोच लेगा, तो वो अगर मूल्य शिक्षा उसे दी गई है, उसे पता है कि चोरी करना गलत है, तो वो ये जान जाएगा कि ये अनैतिक कार्य है, तो वो ये समझ जाता है, परख लेता है कि ये अनैतिक कार्य है। तो वही चीज़ है कि छात्रों में अनैतिकता की परख करने की क्षमता विकसित करना। तो ये एक उद्देश्य होता है मूल्य शिक्षा का। दूसरा है व्यक्ति की आचरण में सुधार लाना। जब आप अच्छी चीज़ें सीखते हैं ना, आपके अंतर्गत अच्छे मूल्य विकसित की जाती है, तो आपके आचरण में भी आप देखेंगे काफ़ी सुधार आता है। आपको ये पता चल जाता है किस तरह से रहना है, किसके सामने किस तरह से हमें बर्ताव करना है, हमें अपने आप को किस तरह से अपनी कठिन परिस्थितियों में रखना है, किस तरह से हमें हैंडल करना है सिचुएशन को। तो उससे आपके आचरण में भी काफ़ी सुधार आता है। तो व्यक्ति के आचरण में सुधार लाना भी एक मुख्य उद्देश्य है। तीसरा है छात्रों में सहयोग, प्रेम, शांति, अहिंसा, साहस, समानता, बंधुत्व आदि मौलिक गुणों का विकास करना। तो ये जो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं ना, ये मूल्य ही है। सहयोग, प्रेम, शांति, अहिंसा, साहस, समानता, बंधुत्व, ये सभी क्या है, मूल्य हैं। तो ये सभी जो है छात्रों में इन सभी मौलिक गुणों का जो है विकास करना भी मूल्य शिक्षा का उद्देश्य होता है। चौथा है छात्रों को राष्ट्रीय लक्ष्यों का सही तरीके से बोध कराना, कि राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है, हमें अपने देश के लिए क्या करना चाहिए, क्या हमें अपने देश के लिए हम कितना बेहतर कर सकते हैं, वो सभी जो राष्ट्रीय लक्ष्य है उसका हमें सही से ज्ञान कराना कि आपका देश के प्रति ये कर्तव्य है, आपको देश के प्रति ये आपका लक्ष्य है कि आप इस चीज़ को पूरा करें और देश को आगे बढ़ाने में आप जो है योगदान दें या देश के लिए प्रेम रखें। तो राष्ट्रीय जो लक्ष्य है उसका सही तरीके से बोध कराना भी छात्रों को वो मूल्य शिक्षा का उद्देश्य होता है, क्योंकि मूल्य शिक्षा आपको हर तरह से विकसित करती है, हर तरह से आपका विकास करती है।
पाँचवा यहाँ पर है एक सुखद एवं समृद्ध भारतवर्ष का निर्माण करना। जब हम बच्चों को मूल्य शिक्षा देते हैं तो सिंपल सी बात है, उसके अंतर्गत अच्छी चीज़ें डेवलप होंगी। तो जब अच्छी चीज़ें डेवलप होंगी, बच्चा अच्छी चीज़ें सीखेगा, तो उसका असर ऐसा नहीं कि केवल उसके परिवार पे पड़ेगा या फिर उसके आसपास के लोगों पे पड़ेगा या समाज पे पड़ेगा। उसका असर जो है आप पूरे भारतवर्ष पे पड़ेगा। क्योंकि अगर आप क्योंकि बच्चों के अंतर्गत हम जब चीज़ें डेवलप करते हैं, अच्छी चीज़ें डेवलप करते हैं, और हमें भी पता है कि बच्चे ही आने वाले समय में देश का भविष्य होते हैं। तो जब हम ये चीज़ें बच्चों के अंदर मूल्य शिक्षा डेवलप करते हैं ना, तो उससे जो है एक सुखद और समृद्ध भारतवर्ष का हम निर्माण करते हैं कि आने वाला समय जो होगा वो सुखद होगा, यानी सुखमय होगा और समृद्ध होगा। क्योंकि बच्चों के अंदर हम ये जब चीज़ें डेवलप करते हैं तो हमें ये पता होता है कि ये आगे चलकर हमेशा अच्छी चीज़ें ही करेगा। वो हमारे देश के लिए भी अच्छा होगा और उससे हमारा जो देश है वो समृद्ध बनेगा। छठा यहाँ पे है मानव के सुखद भविष्य का निर्माण करना। तो वही है कि जब आप अच्छी चीज़ें सीखोगे, गलत चीज़ें नहीं करोगे, तो क्योंकि गलत करने पर आप कुछ भी हो, कभी ना कभी आपको उसकी मतलब जो एक कहते हैं ना कि उसका एक सज़ा, एक रिजल्ट आपको मिल जाता है। कानून नहीं देगी तो ऊपर वाला देगा, लेकिन देगा तो ज़रूर। जैसा कर्म करोगे, एक कहावत है ना, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि अगर आप अच्छी चीज़ें बच्चों के अंदर डालेंगे तो बच्चा अच्छी चीज़ें ही सीखेगा और उससे उसकी भी ज़िंदगी, उसका भी भविष्य जो है वो सुखद होगा और एक अच्छा भविष्य का जो है निर्माण होगा। अगर आप गलत चीज़ें सिखाते हो तो बच्चा भी आगे गलत चीज़ों को ही लेके जाएगा और उसका हर जगह आप इम्पैक्ट देखेंगे, प्रभाव देखेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि मूल्य शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। आप मूल्य शिक्षा कभी भी किसी को भी दे सकते हो, ऐसा नहीं कि केवल बच्चों को। आप मूल्य शिक्षा कभी भी, अगर आपको लगता है कि कोई अगर यहाँ पे गलत है, आप उसको अच्छी चीज़ें सिखाओ। अगर वो सीखता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो सीखेगा तो उसी की ही भलाई है। क्योंकि सिखाने वाले का कुछ भलाई नहीं है कि अगर मैंने आपको बता दिया कि बेटा चोरी नहीं करना चाहिए, तो ये इसमें मेरा कोई भलाई नहीं है। आप चोरी नहीं करोगे तो वो आपके लिए बेहतर है, आपके फ्यूचर के लिए बेहतर होगा, आपके भविष्य के लिए बेहतर होगा। मैं केवल आपको एक बता सकती हूँ, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, उससे मेरा कुछ बन नहीं जाएगा। तो वही चीज़ है कि मूल्य शिक्षा जब होता है, मूल्य शिक्षा जब बच्चों को या मानव को प्रदान करते हैं तो उससे उसका जो भविष्य है वो भी सुखद होता है, यानी एक सुखद भविष्य का निर्माण होता है। तो ये एक मतलब हम कह सकते हैं कि मनुष्य के सुखद भविष्य का निर्माण करना भी एक प्रमुख उद्देश्य में से आता है मूल्य शिक्षा के। तो ये हमने देख लिया हमारा मूल्य शिक्षा के बारे में। तो मूल्य शिक्षा, अगर आप केवल मूल्य शिक्षा लिखेंगे तो वो थोड़ा सा कम लगता है, लेकिन साथ में अगर आप थोड़ा बहुत उद्देश्य लिख देंगे तो शायद एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन निकल के आता है। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा है शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया। तो सामाजिकरण का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से अंतःक्रिया करता हुआ सामाजिक आदतों, रीति रिवाजों तथा परंपराओं आदि को सीखता है। पहले हम सामाजिकरण समझते हैं, क्योंकि देखिए शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, ये हमको बताना है। तो सामाजिकरण क्या है पहले वो जानते हैं। तो सामाजिकरण का क्या अर्थ है, सामाजिकरण क्या है? तो सामाजिकरण का अर्थ उस प्रक्रिया से होता है, यानी सामाजिकरण का मतलब ये कि अगर हम समाज में रह रहे हैं तो हम समाज की आदतें जानेंगे, हम रीति रिवाज समाज में क्या चल रही हैं, हम परंपराएं क्या हैं। जैसे हम रीति रिवाज में हम जो भी हमारे यहाँ, जैसे हर धर्म में आपने देखा होगा अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। हमारे यहाँ अलग रीति रिवाज से शादी हो रही है, पूजा होता है या फिर कोई भी प्रोग्राम होता है, वो अलग अलग तरीके से हर जगह अलग अलग, हर जगह हर लोकेशन पे आप देखेंगे तो अलग अलग रीति रिवाज है समाज में। हर समाज की अपनी मतलब जहाँ पर भी तो कहते हैं ना कि जैसे आप जाओगे हमारे ईस्ट में अलग रिवाज है, हमारे साउथ में अलग रिवाज है, हमारे नॉर्थ में अलग रिवाज है। एक ही चीज़ के मतलब एक ही अगर प्रोग्राम है तो उसके लिए भी अलग अलग रिवाज आपको हर जगह देखने को मिलेगा। आपने शादी को ही ले लीजिए, शादी देखिए अलग अलग तरीके से होता है। पंजाब में अलग तरीके से होता है, बिहार में अलग तरीके से होता है, नॉर्थ में अलग तरीके से होता है, साउथ में अलग तरीके से होता है। तो हर जगह थोड़ा बहुत रिवाज आप देखेंगे तो अलग है। उसी तरह परंपराएं अलग हैं, आदतें अलग हैं। तो जब समाज में व्यक्ति रहता है तो वो दूसरे व्यक्ति से, यानी कोई भी व्यक्ति जो अन्य व्यक्ति होता है उस व्यक्ति से अंतःक्रिया करता हुआ
जो सामाजिक आदतें होती हैं, रीति रिवाज होते हैं या परंपराएं होती हैं, उसको सीखता है। यानी आप जिस माहौल में रहेंगे, जिस समाज में रहेंगे, आप वही के रीति रिवाज सीखेंगे। अब ऐसा तो नहीं कि अगर हम यहाँ पर बैठे, अगर हम यूपी में बैठे हुए हैं तो हम साउथ के रीति रिवाज को सीख लेंगे, ऐसा तो नहीं है। बैठे बैठे तो आप सीख नहीं पाओगे। लेकिन अगर आप उस समाज में रह रहे हो, उन्हीं समाज के लोगों के आसपास रह रहे हो, तो जब आप उन व्यक्तियों से अंतःक्रिया करते हो, मतलब उन्हीं के साथ रहना, बातें करना, उन्हीं के साथ उठना बैठना आपका होता है, तो आप जो है वहाँ की जो आदतें, सामाजिक आदतें हैं, जो रीति रिवाज हैं, जो परंपराएं हैं, उसको सीखते हैं। तो सामाजिकरण वही चीज़ है, यानी वही प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति जो है अन्य व्यक्तियों से अंतःक्रिया करता हुआ समाज की आदतें, रीति रिवाज और परंपराएं आदि चीज़ों को सीखता है। आगे इसी में लिखेंगे, शिक्षा आजीवन चलने वाली एक ऐसी विचारपूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति का शारीरिक, बौद्धिक, भावात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक आदि का विकास सभ्य तरीके से होता है। इसके फलस्वरूप व्यक्ति अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है, जिससे व्यक्ति, जाति, समाज, राष्ट्र तथा विश्व सभी का हित होता है। अब शिक्षा, आपको पता है कि शिक्षा की कोई लिमिट नहीं है कि आपका शिक्षा पूरा हो गया। आप कभी ये कह सकते हो कि नहीं, आपकी शिक्षा पूरी हो चुकी है, क्योंकि शिक्षा कभी पूरी नहीं होती है। आप जब तक जिंदा हैं, आप जब तक जी रहे हैं, हमेशा आप कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखते ही रहते हैं। तो शिक्षा क्या है? आजीवन चलने वाली जो है प्रक्रिया होती है और विचारपूर्ण प्रक्रिया होती है। यानी हम किसी चीज़ को विचारते हैं, सोचते विचारते हैं, तो उसके बाद उस चीज़ को ग्रहण करते हैं। तो शिक्षा क्या है? आजीवन चलने वाली विचारपूर्ण प्रक्रिया है। अब इसके द्वारा क्या होता है? जिसके द्वारा व्यक्ति का शारीरिक, बौद्धिक, भावात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक, यानी हर तरह का विकास सभी तरीके से होता है। यानी हमको अगर हम कुछ भी हमारा विकास हो रहा है, जैसे हम शिक्षा के द्वारा हम अपना शारीरिक विकास करें, बौद्धिक विकास करते हैं, भावात्मक विकास होता है, हमारा सामाजिक विकास होता है, जो भी विकास होता है वो एक तरीके से, सभ्य तरीके से होता है, यानी बहुत शालीनता के साथ होता है। और इसमें क्या है कि इससे जब हम किसी चीज़ की शिक्षा लेते हैं, तो आपको भी पता है कि दो इंसान अगर हैं, एक के पास नॉलेज है, शिक्षा है, और एक के पास शिक्षा नहीं है, तो आप अगर उसके व्यवहार में देखेंगे तो जो शिक्षित व्यक्ति होता है उसके व्यवहार में आपको काफ़ी अच्छा परिवर्तन देखने को मिलता है। तो शिक्षा से वही चीज़ है कि शिक्षा से व्यक्ति अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति ये समझ पाता है कि क्या चीज़ें गलत हैं, क्या चीज़ें सही हैं, कहाँ पर उसे क्या करना चाहिए, किस तरह से परिस्थितियों से निपटना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक शिक्षित व्यक्ति समझ पाता है अच्छे से, बेहतर तरीके से, एज़ कम्पेयर टू एक ऐसा व्यक्ति जो शिक्षित नहीं है। कहीं कहीं पर आपने देखा होगा, तो वही है कि उससे व्यक्ति के व्यवहार में भी काफ़ी परिवर्तन होता है। यानी एक शिक्षित व्यक्ति के व्यवहार में आप देखेंगे तो काफ़ी आपको परिवर्तन देखने को मिलता है। और उससे क्या होता है कि जब आप व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है, तो उससे व्यक्ति, जाति, समाज, राष्ट्र और विश्व सभी का हित होता है। यानी जब एक आदमी शिक्षित होता है तो उससे ऐसा नहीं कि केवल वही आदमी शिक्षित हो रहा है, उससे उसके आसपास के लोग, उसके जाति, समाज, राष्ट्र, विश्व सब जो है सभी का उससे हित होता है। यानी सभी शिक्षित व्यक्ति अगर आपके आसपास है तो आप देखेंगे कि उस समाज का भी हित होता है, समाज के जो लोग हैं उनका भी हित होता है, आपके देश का हित होता है, आपकी जाति का भी हित होता है, यानी जो आसपास के लोग रह रहे हैं उसका भी हित होता है। आपकी जाति में कोई शिक्षित व्यक्ति होता है तो उससे उस पूरी जाति का हित होता है। तो शिक्षा क्या है? शिक्षा व्यक्ति को हमेशा बेहतर बनाती है, जिसकी वजह से सबका भला होता है शिक्षा से। अब ये आपने जान लिया कि शिक्षा क्या है, और आपने ये भी जान लिया कि सामाजिकरण क्या है। तो अब हमको ये बताना है कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो हम आगे लिखेंगे कि मनुष्य सब कुछ समाज में ही रहकर सीखता है, साथ ही उसके विकास से ही समाज का विकास होता है। ये भी आपको पता है कि जैसे व्यक्ति की बात करें तो व्यक्ति कहाँ रहता है? व्यक्ति अगर कुछ चीज़ें सीख रहा है तो वो समाज में ही रह के तो सीख रहा है। ऐसा तो नहीं कि वो अकेले में बैठा है और अकेले में ही सब कुछ अपने से सीख लिया। अब ऐसा तो नहीं होता। व्यक्ति जो है अगर कुछ चीज़ें सीख रहा है तो वो समाज में ही रहकर सीखता है, और उससे क्या होता है कि साथ ही उसका विकास होता है, तो उसके विकास के साथ ही समाज का विकास होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि एक शिक्षित महिला से पूरा परिवार जो है शिक्षित होता है। पहले ये होता था ना कि जैसे लोग जो है, अगर लोग पेरेंट्स जो है, अगर ख़ास तौर से जो मम्मी लोग होती थी, यानी जो लेडी होती थी, अगर वो पढ़ी लिखी नहीं होती थी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता था। लेकिन अब ये चीज़ें हैं कि
अगर आपके माता पिता शिक्षित हैं तो अगर माताएं शिक्षित है, जैसे कहते हैं ना क्योंकि जेंट्स को तो वैसे भी लोग शिक्षित करना चाहते हैं, लेकिन महिलाओं के साथ थोड़ा सा पहले ज़्यादा ये होता था कि उन्हें पढ़ने लिखने की उतनी अनुमति नहीं थी, लोग इतना ध्यान भी नहीं देते थे। लेकिन वही चीज़ है कि अगर एक महिला शिक्षित होती थी तो उससे पूरा परिवार शिक्षित होता था, क्योंकि वो अपने एक पूरा जनरेशन शिक्षित होता है, क्योंकि वो अपने बच्चों को टाइम देती है, बच्चों को नई नई चीज़ें सिखाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे जो अपने मतलब मम्मी के पास ही वक्त गुजारते हैं। तो वही है, तो वही सेम एग्जांपल यहाँ भी है कि अगर मनुष्य समाज में रह रहा है और समाज से रहकर वो चीज़ें सीखता है, और अगर मनुष्य शिक्षित है तो उसका असर समाज पे भी तो दिखेगा। अगर उसका विकास हो रहा है, यानी उस मनुष्य का विकास हो रहा है, तो साथ ही साथ वो जिस समाज में रहता है उस समाज का भी विकास होगा। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि देश में हम जैसे भारत देश हमारा ये कहता है कि हम जो है बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सभी लोग शिक्षित रहें। तो ये क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे पता है कि अगर हम आज बच्चों को पढ़ाएंगे तो ये बच्चे शिक्षित होंगे, तो वो आगे चल के देश हमारा उस चीज़ का फ़ायदा हमारे देश को ही मिलेगा। तो वही है, आप जहाँ पर रहते हैं आप वहाँ से भले चीज़ों को सीखते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप जो चीज़ें सीख कर अपना विकास करते हैं उसका असर आपके उस समाज पर भी देखने को मिलेगा जहाँ पे आप रह रहे हैं। तो आपके विकास से आपके समाज का भी विकास होता है। आगे हम लिखेंगे कि मनुष्य के विकास में सबसे बड़ा योगदान शिक्षा का होता है। शिक्षा मनुष्य का सामाजिक विकास करती है। यानी अगर मनुष्य का विकास हो रहा है तो सबको पता है कि व्यक्ति जो है शिक्षित होता है तो उसका बहुत अच्छे से विकास होता है। तो मनुष्य के विकास में शिक्षा का सिंपल सा बात है कि शिक्षा बहुत योगदान देती है, और शिक्षा मनुष्य का सामाजिक विकास करती है, क्योंकि जब व्यक्ति शिक्षित होता है तो उससे उसका विकास होता है, साथ ही साथ समाज का भी विकास होता है। तो शिक्षा मनुष्य का सामाजिक विकास करती है, यानी उसका सामाजिक तौर पे भी उसका विकास करती है, उसका डेवलपमेंट करती है। और ये एक मतलब हम कह सकते हैं ना ये चीज़ की जो है व्यक्ति अब किसी समाज में रह रहा है तो वहाँ पे रह के वो चीज़ें सीखता है, उसे ये चीज़ पता चल जाती है कि किस तरह से समाज में रहना है, किस तरह से सामाजिक चीज़ों को सीखना है, सामाजिक परंपराओं को जानना है, हमें किस तरह से समाज के अंतर्गत रह के सारी चीज़ों को समझ बूझ के अपने आप को ढालना है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि शिक्षा से क्या होता है, मनुष्य का सामाजिक विकास होता है, यानी उसे ये पता चलता है कि उसे समाज में किस तरह से रहना है, जीना है, आगे बढ़ना है, चीज़ों को हैंडल करना है। तो ये सारी चीज़ें आगे अब लिखेंगे कि वस्तुतः शिक्षा सामाजिकरण की सशक्त प्रक्रिया है। समाज के अभाव में हम न तो भाषा सीख पाते हैं और न ही विचार करना। तो यानी वस्तुतः शिक्षा क्या है, सामाजिकरण की सशक्त प्रक्रिया है। यानी शिक्षा जो है एक सामाजिकरण की एक मजबूत प्रक्रिया है, क्योंकि देखिए अगर समाज में अगर व्यक्ति नहीं रहेगा, अगर हम ये आप खुद सोचो कि अगर एक व्यक्ति को, एक बच्चे को, हम इस तरह समझ लो कि एक बच्चे को अकेले आप जंगल में छोड़ दो, तो आप खुद ये बताओ कि क्या वो बोलना सीख पाएगा, क्या वो सोचना सीख पाएगा, क्या वो चीज़ों को हैंडल कर पाएगा, क्या वो भाषा सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। यानी समाज के अभाव में हम न तो भाषा सीख सकते हैं, न ही विचार करना। यानी आप हर एक चीज़ को नहीं समझ पाओगे कि किस तरह से रहना है, किस तरह से लोगों को समझना है, समझाना है, चीज़ों को हैंडल करना है, सिचुएशन को परखना है, सब कुछ। तो और भाषा किस तरह से, क्या कौन सी भाषा बोलनी है, किस तरह से बोलनी है, भाषा क्या है, क्यों है, तो ये सारी चीज़ें आप नहीं सीख सकते हैं। तो समाज के अभाव में हम न तो सीख सकते हैं और न ही विचार कर पाते हैं। तो हम कह सकते हैं ना कि शिक्षा क्या है, सामाजिकरण की सशक्त प्रक्रिया, यानी कि मजबूत प्रक्रिया होती है। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली वह उद्देश्यपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उनके ज्ञान, कला कौशल में वृद्धि तथा व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है, और इस प्रकार उन्हें सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। यानी अब हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा क्या है, शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली एक उद्देश्यपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा क्या होता है, शिक्षा के द्वारा क्या होता है, मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास होता है, उनके ज्ञान, उनकी कला कौशल में वृद्धि, उनके व्यवहार में परिवर्तन आदि सब कुछ जो है हम शिक्षा के द्वारा ही करते हैं। और शिक्षा समाज में सदैव चलने वाली एक प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि समाज जब आप शिक्षा का मतलब क्या, नॉलेज यानी ज्ञान जो हम ग्रहण करते हैं, तो जब आप किसी समाज के अंतर्गत नहीं रहेंगे तो आप चीज़ों को कहाँ सीख पाएंगे। जैसे अभी मैंने ऊपर कहा ना कि समाज के अभाव में आप न तो भाषा सीख सकते हैं, न ही विचार करना। तो शिक्षा जो है वो किसी समाज में सदैव चलने वाली एक उद्देश्य पूर्ण, जिसका एक उद्देश्य होता है, उस तरह की एक सामाजिक प्रक्रिया है।
और इसी के द्वारा है मनुष्य जो है मनुष्य के अंदर जो है अंतर्गत उसकी जन्मजात शक्ति जो होती है चीज़ों को जैसे समझना, जानना, परखना, तो वो जन्मजात शक्तियों का विकास होता है, उसके ज्ञान का विकास होता है, उसके कला कौशल में वृद्धि होती है, उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो आपको भी पता है कि वो इंसान उसमें इंसान के अंतर्गत सभ्य, सुसंस्कृत और एक योग्य नागरिक बनने का जो एक क्षमता होती है वो विकसित होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि शिक्षा के द्वारा ही जो व्यक्ति है वो सभ्य, सुसंस्कृत और योग्य नागरिक बन पाता है या उसे बनाया जाता है। तो शिक्षा और समाज किस तरह से जुड़े हैं आपने ये देख लिया। तो हम ओवरऑल ये कह सकते हैं कि जो शिक्षा है वो क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि बिना समाज के अभाव में आप न तो कोई चीज़ सीख पाते हैं न जान पाते हैं। तो शिक्षा क्या है, एक तरह की सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि समाज में रहकर ही हम सारी चीज़ों को सीखते, जानते और समझते हैं। तो ये था आज का कंप्लीट वीडियो, 3 लघु उत्तरीय प्रश्नों का था ये वीडियो। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। अगर कुछ भी थोड़ा बहुत डाउट रहेगा तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। चीज़ें बहुत आसान है, बस समझने की बात है, समझ के आप आराम से चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। तो ये था आज का कंप्लीट वीडियो। कैसी लगी वीडियो बताइएगा, पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।